बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, हम लोग ऑनलाइन क्लास में जो एनर्जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज मुझे उसमें बताना है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, यानी विशिष्ट गत्यात्मक क्रियाएं क्या होती हैं। ये चैप्टर मेरी वाली बुक में नहीं है और किसी भी बुक में आसानी से नहीं मिल रहा है। तो ये एक बुक है हिंदी की, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आहार विज्ञान एवं पोषण, डॉक्टर बृंदा सिंह, पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है। और इंग्लिश में अभी बताने के बाद मैं एक बुक बताऊंगी। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कंसल्ट करना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एक बुक में मिला है, न्यू एडिशन उसमें है, तो मैं आपको अभी समझाऊंगी। देखिए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, आज तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उससे हमें ये समझ में आया कि हम जो थाली सजाकर खाना खाते हैं उस खाने का हमारे शरीर में पाचन, अवशोषण और चयापचय, यानी वो फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और मेटाबलाइज्ड हो जाता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो हमें हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों को, जैसे उठना, बैठना, चलना, खाना खाना, नहाना धोना, है ना, घर के सभी क्रियाकलाप करना, कॉलेज जाना, पढ़ना, एग्ज़ाम देना, सभी प्रकार की क्रियाएं जो कि ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और जो अनैच्छिक क्रियाएं भी होती हैं। अनैच्छिक मतलब हमारे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स के द्वारा, जो हमें आँख से नहीं दिखाई देते। मैंने पहले भी कहा है, ये कार्य हर समय करते रहते हैं, चाहे हम सुप्तावस्था में हों या जागृत अवस्था में। जैसे हमारा हृदय हर समय धड़कता रहता है, जब से हृदय बना है तब से लगातार धड़क रहा है और जब तक धड़कता रहेगा तभी तक हम जीवित रहेंगे। इसी प्रकार हमारा पाचन तंत्र कार्य करता रहता है, श्वसन तंत्र कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है, प्रजनन तंत्र कार्य करता है। यानी इसके अंदरूनी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, हम नहीं चाहते हैं तो भी होती रहती हैं। और ऐच्छिक क्रियाएं तो वो, यदि मैम बोल रही हैं और हम लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें, हम सुनना चाहें सुने, ना सुनना चाहे ना सुने। जैसे ऑनलाइन क्लास में भी कई स्टूडेंट क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो ये उनकी ऐच्छिक क्रिया है। बात समझ में आ रही है? तो जिससे हमारी जितने भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाकलाप होते हैं वो सब उस ऊर्जा के द्वारा संपन्न होते हैं। भोजन के बाद उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के उत्पादन को ही विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया या स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड कहते हैं। बात समझ में? इसको लाइन को फिर से समझो। भोजन के बाद उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के उत्पादन को ही विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया या स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है और उसे उस आय पर इनकम टैक्स देना होता है, और ये इनकम टैक्स के रूप में वो व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपये जो है वो इनकम टैक्स उसे जमा करना होता है। तो उस व्यक्ति की वास्तविक आय क्या 15,000 रुपये होगी? नहीं, उस व्यक्ति की वास्तविक आय केवल 13,000 रुपये ही होगी, क्योंकि वह व्यक्ति 13,000 रुपये ही खर्च कर सकता है, 2,000 रुपये तो टैक्स में चले गए। ठीक उसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हें जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तब इन भोज्य पदार्थों का पूर्ण अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में नहीं हो पाता।
जैसे हम चाहें कि हमने 100% अगर कार्बोहाइड्रेट लिया 100% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। 100% प्रोटीन भी नहीं होता, 100% फैट भी नहीं होता, बल्कि इन तीनों का कुछ ना कुछ अंश हमारे भोजन के पाचन की क्रिया में व्यय हो जाता है। भोजन के पाचन की क्रिया लगातार होती रहती है और उसमें कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में उसे व्यय करना पड़ता है। देखो, जब हम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो इसका 98% भाग ही अवशोषित हमारे रक्त के द्वारा हो पाता है, यानी 2% भाग पाचन, डाइजेशन और एब्जॉर्ब मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस हुआ शरीर में, वो उसमें व्यय हो गया। ये बात समझ में? 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जब हम ग्रहण करते हैं तो 98% भाग ही केवल अवशोषित रक्त के द्वारा हो पाता है। 2% जो शेष भाग था वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन और चयापचय की क्रिया में व्यय हो गया। इसी प्रकार जब हम 100 ग्राम वसा को ग्रहण करते हैं आहार के द्वारा, जब हमने 100 ग्राम वसा ली तो 5% ही मतलब केवल 95% ही हमारे रक्त के द्वारा अवशोषित होती है और 5% वसा के एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में खर्च हो जाता है। इसी तरह प्रोटीन, अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन करते हैं तो केवल 92% ही हमारे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, यानी 8% का व्यय हो जाता है। अर्थात प्रोटीन का 8%, वसा का 5% और कार्बोहाइड्रेट का 2%। ये ऊर्जा के पाचन के दौरान शरीर में टैक्स के रूप में व्यय होती है। इसी टैक्स को हम स्पेसिफिक डायनामिक ऑफ फूड कहते हैं या स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड कहते हैं, और या इसे ऊर्जात्मक प्रभाव या कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड भी कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन इसमें दो तरह से पूछा जा सकता है कि शॉर्ट में इसमें क्वेश्चन आता है या फिर एनर्जी के फुल चैप्टर के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। उसमें स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड पूछ सकता है या कैलोरीजेनेटिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया? अब मैं समराइज कर दे रही हूँ, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक बार जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। देखो, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड या कैलोरी जेनेटिक इफेक्ट ऑफ फूड, दोनों बातें एक ही हैं। कैलोरी जेनेटिक इफेक्ट ऑफ फूड कहलाता है ऊर्जात्मक प्रभाव, भोजन का ऊर्जात्मक प्रभाव, और जो स्पेसिफिक डायनेमिक ऑफ एक्शन ऑफ फूड होता है वो कहलाता है विशिष्ट गत्यात्मक भोजन की क्रिया। समझ में आ गया? तो अब ये क्या मैंने आपको बताया कि हम लोगों को जब हम भोजन के रूप में जब हम भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब कुछ हमने एकदम बैलेंस डाइट लिया, तो वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, मेटाबोलाइज्ड होता है, और होने के बाद लास्ट में वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को संपन्न करता है। यदि हम भोजन ना करें तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और इन क्रियाओं को करने में बाधा आएगी। हमारा शरीर इन क्रियाओं को करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन जब हमारे शरीर में ये मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व, जिन्हें हम मेजर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों जब हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से पहुंचते हैं तो इनका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और होने के बाद ये हमारे शरीर के रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। लेकिन जब हम 100%, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि एक व्यक्ति जिसकी इनकम प्रति माह 15,000 रुपये है और वो 15,000 रुपये पर सरकार को 2,000 रुपये टैक्स प्रति माह अदा कर देता है।
यानी उसकी जो इनकम हुई, रियल इनकम या वास्तविक इनकम जो हुई, आय हुई, वो 15,000 रुपये नहीं हुई बल्कि 13,000 रुपये ही हुई, क्योंकि वो केवल 13,000 को खर्च कर सकता है, 2,000 तो उसने सरकार को दे दिए। इसी तरह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जब डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होते हैं तो इन्हें भी टैक्स पे शरीर को करना पड़ता है। और टैक्स पे जो होता है वो किस तरह होता है? कार्बोहाइड्रेट अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो 98% हमारे रक्त के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, 2% ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और फैट जब हम लेते हैं तो केवल 95% ही एब्जॉर्ब होता है, 5% एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, वो डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म की क्रिया में व्यय हो जाता है। इसी तरह प्रोटीन, जब हम 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं या 100% प्रोटीन लेते हैं तो 92% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। बाकी रेस्ट जो 8% था वो भोजन के डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की क्रिया में व्यय हो गया। यानी ये जो 2%, 5% और 8% जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होनी थी, वो टैक्स के रूप में शरीर को प्रदान कर दिया गया। अब बात समझ में आए? तो हमें वास्तविक रूप से 98% कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिली, 95% फैट से मिली और 92% प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हुई, जिनसे हम अपने शरीर की सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को करने में सक्षम हो सकेंगे। तो मेरे ख्याल से इन सारी क्रियाओं को ही हम स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड कहते हैं या कैलोरी जेनेटिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो स्टूडेंट देखो ये वाली जो बुक है इसमें 99 एंड 100 नंबर पेज पे दिया है। और जो मैं एक बुक आपको और इंग्लिश में दिखा रही हूँ जो स्टूडेंट कंसल्ट करना चाहते हैं, वो है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ये 8th एडिशन है और शुभांगिनी ए जोशी की किताब है। ये राइटर का नाम है शुभांगिनी ए जोशी, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। सिर्फ ये 4th एडिशन है, सॉरी। तो इस एडिशन में स्टूडेंट्स पेज नंबर 25 पे देखो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन यानी SDA, और इसे हम कई नामों से जानते हैं, वो सब कुछ यहाँ दिया है। एक पैराग्राफ में इसमें भी समझाया है। जो स्टूडेंट इसे समझना चाहें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें, वो पढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एनर्जी के इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स आते हैं या ऑब्जेक्टिव्स इस पे आते हैं। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, या इसे हम कहते हैं SDA। समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आप चैट बॉक्स में डालिए, और यदि कोई क्वेरी हो तो भी डालिए, है ना, ताकि हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल कोविड-19 का बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है। तो इस समय आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, और घर के लोगों को भी बाहर मत जाने दो। बिना वजह घर के बाहर ना जाएं। कोई पैनिक मत करो। पैनिक का मतलब ये है कि किसी को आसपास कोविड हो गया या आपके रिश्तेदारों में हो गया तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। मानसिक तनाव बिल्कुल मत लो, स्ट्रेस मत लो। सुबह समय से उठो और योगा, मेडिटेशन निश्चित रूप से करो। हाँ, और इसके साथ ही साथ गर्म पानी 3 बार ज़रूर, 3-4 बार थोड़ा थोड़ा गर्म पानी, हल्दी और नमक डालकर गरारे करिए, बहुत ज़रूरी है। और हल्दी और नमक के पानी से ही भाप लीजिए। बिना भाप लिए बिल्कुल मत रहिए, 3-4 बार भाप लीजिए। और सबसे एक आसान तरीका आपको और बता दे रही हूँ, वो ये है कि ये एक देखो रुमाल दिख रहा है, मैंने एक पोटली बनाई है, और इस पोटली के अंदर स्टूडेंट्स अजवाइन है, लौंग है और कपूर है। ये सभी के घर में होता है। और साफ से एक पतले से रुमाल में इसको बांध लीजिए। देखिए
ये दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, ये कपूर है और ये लौंग है और ये अजवाइन है। ये देखो अजवाइन। अब इसको आप बांध दो और हल्की सी गांठ लगाओ और दिन में 10 बार सूंघते रहो, हर समय सूंघते रहो। इससे नाक का जो पैसेज है, श्वास लेने की जो बीमारी है, कोविड में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हमारा श्वास तंत्र हो रहा है। श्वास की जो प्रणाली है वो अफेक्टेड हो रही है। हमारी नाक खुली रहनी चाहिए, ऑक्सीजन बराबर बॉडी में जाते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेश एयर में रहिए। घर के हर मेंबर को ये पोटली बना करके दीजिए ताकि सब लोग इसका इस्तेमाल करें। हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो नॉर्मल 95 होना चाहिए, इससे नीचे ना जाए। इसका विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि कोविड की महामारी के केसेस बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया जा रहा, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। हमारे आप सब प्यारे स्टूडेंट्स इसको सभी लोगों को मोटिवेट करो और ताकि ये प्रॉब्लम से हम सब बाहर आ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।